सो नमस्ते सर। थैंक यू सर। सबको नमस्कार। और जो अभी मैंने कहा कि आपको वुमेन्स डे की बधाई, तो ये कहने का मैं बिल्कुल भी हकदार नहीं हूँ। फिर भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि मजबूरी है, बचपन से मुझे सिखाया गया कि भाई ये महिलाओं का दिन है, इस दिन महिलाओं को आपको सम्मान करना चाहिए, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें। इवन आज हमने बहुत सारे वुमेन्स हेल्थ पे सेशंस किए, बहुत सारा अवेयरनेस कैंपेन किया, कुछ दूसरे और जो प्रोग्राम्स में लोग थे उनके साथ भी हमने अपना एसोसिएशन रखा। लेकिन सब जगह जो मुझे एक चीज बुरी लगी कि वुमेन्स डे क्या है। भाई वुमेन्स डे तो रोज है। हाँ, एक महिला ऐसा थोड़ा कि किसी एक दिन स्पेशल फील करना चाहती है या किसी एक दिन उसको स्पेशल फील करा दो। या सिर्फ महिला ही नहीं, कोई पुरुष भी ऐसा नहीं है कि एक दिन किसी महिला को आप स्पेशल फील करा दो या किसी पुरुष को आप स्पेशल फील करा दो और उसके बाद फिर उसके साथ टॉर्चर पे टॉर्चर करते रहो। तो वहीं से मुझे लगा कि आपके साथ मुझे चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में वुमेन्स हेल्थ जो है वो बहुत थोड़ा सा है। हम सिर्फ थेरेपेटिक वे पे थोड़ा सा पीसीओडी और बाकी चीजें पढ़ रहे हैं। पर हाँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा कोर्स है इसका, वुमेन्स वेलनेस का, जिसमें हम पूरा डिटेल से गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेटिक्स पूरा कवर करते हैं। हालांकि ये बिल्कुल सेल्स पिच नहीं है, आपको मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप मेडिकल योगा सीखते सीखते मेरा वुमेन वेलनेस कोर्स ज्वाइन कीजिए। वुमेन वेलनेस कोर्स के बारे में बताने का मकसद ये था कि वुमेन वेलनेस जो है वो बहुत डिटेल्ड है। आप देखते हो ना, एक फीमेल स्पेशली गायनेकोलॉजी में अपना पूरी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके आती है, फिर वो स्त्री रोग विशेषज्ञ बन के लोगों को अपनी एडवाइस देती है। तो ये स्त्री रोग विशेषज्ञ की वास्तव में जरूरत क्यों पड़ी, या स्त्रियों के जो रोग हैं इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। पहले क्या होता था कि फीमेल्स को बहुत कम बीमारियां हुआ करती थी। मेरी दादी से जो मुझे समझ मिली थी वुमेन्स हेल्थ की, कि मेरी दादी अपने पूरे जीवन में शायद 2 बार हॉस्पिटलाइज हुई हैं, वो भी हमने जबरदस्ती की। एक आखिरी हॉस्पिटलाइजेशन के बाद वो उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। और एक स्थिति और थी जब हमें लग रहा था कि उनके फ्रैक्चर हो गया था तो उनकी सर्जरी करा देनी चाहिए। हालांकि उनका स्ट्रांग बिलीफ था कि प्लास्टर से उनकी सर्जरी की जरूरत नहीं आएगी, पर हमें लगा कि एज हो गई है, सर्जरी कर देना चाहिए, क्योंकि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ने एडवाइस किया कि नहीं, सर्जरी ज्यादा बेहतर हो जाएगी और सेल्फ हीलिंग में टाइम लगेगा। तो हमने सर्जरी कराई थी। अब ये हमारा उनके प्रति प्यार था, लेकिन गलत डिसीजन था। तो मेरी दादी ने बताया कि उनको कभी किसी तरह के प्रॉब्लम के लिए किसी गायनकोलॉजिस्ट को नहीं विजिट करना पड़ा। उन्होंने 2 स्वस्थ बच्चे जन्मे, मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी, दोनों को उन्होंने अपने घर पे पैदा किया। किसी भी तरह की कोई अननेसेसरी मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ना कभी उनको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, ना कभी उनको कोई मूड स्विंग्स आए, ना कभी उनकी लाइफ में कोई ऐसा चैलेंज आया जिसको लेके बहुत परेशान होना हो। ना उनको कभी कोई फाइब्रॉइड हुई, ना कुछ, ना कोई इन्फेक्शन, कुछ भी नहीं। आप सोचोगे कि आपको कैसे अपनी दादी के बारे में इतना पता। तो जब मैं असल में ये फीमेल्स हेल्थ पे काम करना चाह रहा था, तो मुझे लगा कि यार अगर मैं अपने घर वालों से बात कर लूँ इस टॉपिक पे तो मैं सबसे कर पाऊंगा। कहते हैं ना कि शुरुआत आपकी आपके घर से होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं रिप्रोडक्टिव वेलनेस की बात करना चाहता था तो एक झिझक मेरे मन में भी थी, और दूसरा मुझे लगता था पता नहीं लोग मुझे सीरियसली सुनेंगे, मुझे सीरियस लेंगे कि नहीं। एक तो यंग एज थी, और उसमें भी मैं फीमेल्स से अगर उनकी पर्सनल हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ, तो मुझे लगता था शायद मैं उतना सक्षम हूँ कि नहीं। तो मैं अपनी माँ से बहुत बातें की, अपनी दादी से बहुत बातें की, उनके पूरे प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस में, क्योंकि शुरुआत मैंने प्रेगनेंसी से ही की थी। प्रेगनेंसी केयर मेरा पहला प्रोग्राम हुआ करता था, जो मैंने खुद से स्टार्ट किया था अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद। तो अपनी माँ से उनकी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें की, दादी से बहुत सारी बातें की, हमारी जो चचेरी बुआ थी उनसे बहुत सारी बातें की।
और फाइनली सब पहले शुरू में मुझे सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी था, लगा रहा। और अंत में फिर धीरे धीरे वो कंफर्ट बना कि लोगों ने अपनी जर्नी आधी अधूरी जैसी भी उनको ठीक लगा कि जितना बच्चे को पासन करना चाहिए उन्होंने मुझे समझाया। पर हाँ, एक चीज समझ में आई। मेरी माँ, मेरी सारी बुआएं, मेरी चाची, चाची को हालांकि बाद में थोड़ा प्रॉब्लम आया भी, पर मेरी दादी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मेरी बहन को बड़ी प्रॉब्लम हुई। मेरी बहन की पहली प्रेगनेंसी में बहुत चैलेंजेस हुए। तो जब ये सारी चीजें समझने के बाद मैं इस फील्ड में और डिटेल में समझने की कोशिश किया, तो समझ में आया कि मेरी बहन थोड़ी बुद्धिमान ज्यादा है, मेरी माँ उससे थोड़ी कम बुद्धिमान, मेरी दादी उससे भी थोड़ी कम बुद्धिमान। और जो जितना कम बुद्धिमान था वो उतना ज्यादा स्वस्थ था। अब इसी को मैं उल्टा कर दूं तो मेरी बहन बेवकूफ थी, मेरी माँ उससे कम बेवकूफ, मेरी दादी उससे भी कम बेवकूफ। तो जो जितना ज्यादा बुद्धिमान अपने लिए होगा, जो जितना ज्यादा बुद्धिमान खुद के लिए होगा, उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम्स उतनी कम आएंगी। ये सोच के सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जो फीमेल जितनी ज्यादा पढ़ी लिखी और जितनी ज्यादा समझदार होगी, उसको उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने की संभावना। इसका मेरा ऐसा बिल्कुल कहना नहीं है कि फीमेल्स को पढ़ना नहीं चाहिए। मेरा ऐसा बिल्कुल कहना नहीं कि फीमेल्स को काम नहीं करना चाहिए। मैं ये भी बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूँ कि फीमेल्स को घर संभालना या बच्चे संभालना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि फीमेल्स को फीमेल्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगर एक फीमेल को फीमेल हेल्थ की जानकारी नहीं है, तो फिर वो कितनी भी पढ़ी लिखी और समझदार हो, उसकी पढ़ाई लिखाई का उसके व्यक्तिगत जीवन पे कोई फायदा नहीं है। तो आप देखते हैं ना, पुराने समय में क्या होता था, ये जो दादी नानी का समय था हमारे, इनके पास बहुत सारी होम रेमेडीज हुआ। इनके पास बहुत सारे चीजों के सॉल्यूशंस इनके घर में हुआ। इनको पता होता था कि अच्छा ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। इनको पूरा प्रोसेस समझ में आता था। इनके लिए कोई चीज बहुत साइंटिफिक नहीं थी, हो सकता है उसके पीछे का साइंस उनको कुछ भी ना पता, लेकिन उनको ये जरूर पता था कि अच्छा किसी की प्रेगनेंसी कैसे होती है, किसी की प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही तो क्यों आ रही है, कौन सी लापरवाही हो रही है, क्या ध्यान देने की जरूरत है, और कैसे बेहतर करनी है। तो पहले इसलिए हॉर्मोन्स की समस्याएं बहुत कम हुआ करती, क्योंकि ज्यादातर समस्याओं को घर पे ही आसानी से संभाल लिया जाता था, ठीक कर लिया। ऐसा नहीं था कि मतलब मेरी दादी जो है अपने टाइम पे उनके चैलेंजेस कम रहे। हम जिस भी इरा में रहते हैं, जो भी हमारी सोच है, हम उस हिसाब से हर समय चैलेंजेस फेस करते हैं। हाँ, माफ कीजिए। तो हम जिस भी इरा में रहते हैं और जैसे भी हमारी लाइफ चलती है, हर समय हमें चैलेंजेस होते हैं। आज हमारे पास हो सकता है कि चैलेंजेस दूसरी तरह के हों। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास थोड़ी समझ है, थोड़ी सुविधाएं हैं, थोड़े पैसे हैं। हो सकता है मेरी दादी के पास इतनी समझ, इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी सुविधा न रही, लेकिन समस्या तब भी थी, समस्या आज भी है, और आगे भी रहेगी। हम चाहे जितने समर्थवान हो जाएं, अगर जीवन है तो जीवन में स्ट्रेस भी होगा, जिम्मेदारियां भी आएंगी, और उन सब के लिए आपको प्रयास भी करना पड़ेगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि फीमेल्स की हेल्थ के लिए स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल है, वो शायद स्ट्रेस को समझ ही नहीं पाते। भाई, एक छोटी सी समझ है जो मैंने अभी तक समझी है, कि अगर कोई गृहस्थ जीवन में जी रहा है, कोई अगर फैमिली लाइफ में है, तो सभी के कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं।
ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में बिना चैलेंज के 24 घंटे सातों दिन बीतते हो। ठीक। तो जब सबकी लाइफ में चैलेंज है तो सबको स्ट्रेस होगा। अगर आप उस स्ट्रेस को कलेक्ट करते जाओगे तो क्या होगा, वो बड़ा हो जाएगा। और अगर आप उस स्ट्रेस को रोज के रोज खत्म करते जाओगे तो ये स्ट्रेस कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सारी कहानी यही है। फीमेल हेल्थ को बेहतर करने से पहले हमें उनको एक सबसे जरूरी चीज सिखानी होगी। अपने जीवन को बेहतर करने के लिए कैसे आप रोज की लाइफ को बेहतर करते जाओ। हम्म? और ये कैसे संभव होगा? इसका बड़ा सरल सा सलूशन है, योग। अब योग की लेके जो समझ है कि भाई नहीं बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बहुत न्यूट्रिशन करना पड़ेगा, या कोई ट्रेनर हायर करना पड़ेगा, बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, माफ कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। योग का अर्थ जो है वो सिर्फ जुड़ने से है ना। योग की जो शाब्दिक परिभाषा आप सबने पढ़ी हुई, जो शाब्दिक डेफिनेशन पढ़ा होगा वर्ड्स का, उसका सिर्फ मतलब था जुड़ना। तो फीमेल्स को किससे जुड़ना चाहिए सबसे पहले? खुद से। हम अक्सर मजाक में कहते हैं कि अगर किसी फीमेल को बेहतर करना है तो उसको बोल दो तुम्हारे हस्बैंड की डायबिटीज जो है वो कम हो जाएगी अगर तुम रोज 5 किलोमीटर चलने लगोगी। तो वो फीमेल चलने भी लगेगी। हम इसको मजाक बनाते हैं। सोचिए क्यों ऐसा मजाक बनाते हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो अपनी चीज को प्रायोरिटाइज ना करके बाकी सभी के लिए जीती। चाहे ये बहुत महंगे गाड़ियों से घूमने वाली बहुत पढ़ी लिखी समझदार फीमेल हो, या कोई सामान्य सी हाउस होम मेकर जो हाउस वाइफ होती है वो। सो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपकी समझ क्या है। जब बात आती है परिवार की तो कहीं ना कहीं एक चीज जो बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाती है वो होता है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐसे नहीं है कि फीमेल्स की जिम्मेदारी है, ये उनका फिजियोलॉजी है, ये उनके हॉर्मोन्स की व्यवस्था है। तो परमात्मा ने किसी भी फीमेल्स को इस काबिल बनाया है कि वो परिवार की जिम्मेदारी उठा पाए। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी परिवार की जिम्मेदारी उठा सकता। परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए एक फीमेल फिजिकली, मेंटली और इमोशनली कैपेबल होती है। एक मेल जो है परिवार की जिम्मेदारी उतने बेहतर तरीके से नहीं उठा सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं उठा सकता, उतने बेहतर तरीके से नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि दोनों के हॉर्मोन्स, दोनों के थॉट प्रोसेस में काफी गहरा अंतर। तो जब परमात्मा ने ही दो जेंडर्स बनाए तो हम दोनों जेंडर्स में लड़ाई क्यों करते हैं? क्यों एक जेंडर को सुपीरियर, एक जेंडर को इन्फीरियर बनाने की कोशिश करते हैं? या क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि भाई मेल है तो इसने कुछ कह दिया तो ये फीमेल को सुनना ही पड़ेगा, या फीमेल ने कुछ कह दिया तो मेल को बोलना पड़ा यार तुम बहुत बहुत चप करती है, चलो यार छोड़ो साथ करो, या तुम्हारे पास इसकी समझ नहीं है। बस इसके पीछे एक कारण है कि हम दोनों के बीच में सही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अभाव। अगर एक मेल हेल्दी होगा तो कभी किसी फीमेल को डिसरेस्पेक्ट नहीं करेगा। मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको बताया था ना कि हमारी 10th में एक टीचर हुआ करती थी। जब हम 10th में नए नए हमारे हॉर्मोन्स उछल रहे थे तो पहले हम साइंस टीचर को बहुत अलग नजर से देखते थे। बाद में उनमें हमको दुर्गा काली दिखने लगी थी। तो उन्होंने हमें ये समझाया कि वास्तव में एक फीमेल क्या है। ठीक। तो अगर ये एक मेल के हॉर्मोन्स, एक मेल की फिजियोलॉजी अच्छी होगी तो उसको ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक फीमेल के हॉर्मोन्स, एक फीमेल की फिजियोलॉजी अच्छी होगी तो उसको भी ये समझाने की जरूरत। तो ये जो चीजें हम रोज डे टू डे लाइफ में कहते हैं ना कि फीमेल्स बराबरी का हिस्सा पाना चाहिए,
रिजर्वेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए। ऐसी सारी चीजों की जरूरत खत्म हो जाएगी अगर एक चीज हम कर लें कि हम खुद का विकास करना चालू करें। जब हम खुद का विकास करेंगे तो फिर हमें किसी और के साथ की, किसी और के सहयोग की, किसी और के दया की जरूरत नहीं। आज की पूरी क्लास सिर्फ इसी चीज पे होगी कि कैसे एक फीमेल अपनी लाइफ को बेहतर और बेहतर और बेहतर कर सकती। ठीक। तो पहले फीमेल्स की लाइफ के कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स सोच लेते हैं। ठीक। तो चलिए, क्योंकि आज की क्लास में मैं देख रहा हूँ बहुत सारी फीमेल्स हैं, तो पहले हम प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं। एक यंग एज फीमेल जो अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसकी नहीं शुरू हुई है, उसका प्रॉब्लम क्या होगा, कोई बता सकता है? जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी नहीं शुरू हुई है, उस फीमेल का क्या प्रॉब्लम होगा सोसाइटी को? कोई बताना चाहेगा? किसी को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी? अरे आजकल माएं बहुत डरती रहती हैं, कितनी भी छोटी बिटिया हो, कोई दरिंदा उसको खराब ना कर दे, उसको परेशान ना कर दे, उसके साथ कुछ बुरा ना कर दे। सबसे बड़ा डर है, हम अपनी बच्चियों को हमेशा क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते रहते हैं। प्रोटेक्ट करने से की बजाय अगर हम उनको थोड़ा सा एजुकेट कर दें तो शायद ये समस्या कम हो जाएगी। क्योंकि बच्चों को जब समझ नहीं होगी तो उनके साथ बुरा होने की संभावना ज्यादा है। थोड़ी समझ होगी, उनको समझ होगा कि क्या अच्छा क्या बुरा, कौन सही व्यवहार कर रहा है, कौन बुरा व्यवहार कर रहा है, तो शायद बच्चियां ज्यादा सुरक्षित हो जाए। तो यहाँ पे भी सिर्फ सही समझ और प्रॉब्लम सॉल्व। फिर बात करते हैं फीमेल जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई है और अभी वो स्कूल कॉलेज में है। ठीक। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के बाद स्कूल कॉलेज तक जाने के लिए बहुत सारी फीमेल्स बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती हैं। कुछ को सही मेंस्ट्रुअल समझ नहीं होती, सिर्फ उनको क्या बता दिया जाता है कि देखो अभी तुमको पीरियड्स आने लगे हैं, तुम बड़ी हो गई हो, अभी तुमको पैड्स यूज करना चाहिए, तुमको साफ सफाई करना चाहिए, लड़कों से कम बात करनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। ये अलग अलग स्थान पे अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि भी मेट्रो सिटीज में ये लड़कों वाली बात थोड़ी कम है, लेकिन छोटे शहरों में या छोटे कस्बों में आज भी ये बात होती है। पीरियड्स स्टार्ट होने के बाद परिवार वाले लड़कियों को थोड़ा दबाना चालू कर देते हैं कि वो लड़कों के साथ ज्यादा खेले ना, कहीं लड़कों के साथ बाहर ना जाएं, या लड़कों से compete ना करें, लड़कों जैसा वो एक्टिव और एनर्जेटिक ना हो। तो फिर ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है फीमेल्स की लाइफ में। फिर क्या आता है, उनके हॉर्मोन्स इन सारी चीजों की वजह से खराब होने लगते हैं। तो अगर किसी फीमेल को उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल रीस्टोर होने वाली जो एज है, जो मेनार्की वाली एज है, मतलब 22 22 साल से पहले, 22 ईयर्स से पहले अगर किसी भी फीमेल को मेंटली सप्रेस किया जाए, उसको बार बार ये समझाया जाए कि तू लड़की है, तेरे को ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो क्या होगा, उसके सबकॉन्शियस पैटर्न में एक चीज बहुत गहरी हो जाएगी कि मैं लड़की हूं इसलिए कमजोर या कमतर हूं। राइट। तो जब कमजोर या कमतर की फीलिंग आएगी तो वो अपने हॉर्मोन्स को दबाना चालू। तो जो उसके ईस्ट्रोजन्स उसको ताकत दे रहे हैं, जो एनर्जी आ रही है उसके पास, जो थॉट्स आ रहे हैं, जो जो एक्साइटमेंट है लाइफ को लेके, वो सारी क्या होगी, दब जाएगी। कुछ भी उसको नया आइडिया आएगा तो उसको क्या लगेगा, यार लोग मेरी बात को वैल्यू नहीं करेंगे, पापा नहीं मानेंगे, मम्मी ये नहीं करने देगी, ये नहीं होगा, नहीं भाई को तो मिल जाएगा मुझे नहीं मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीज। तो इसने सिंपली क्या किया, उसके जीवन में जो अच्छा ईस्ट्रोजन हार्मोन तैयार हो रहा था, जो आने वाले उसके सारे जीवन को बेहतर और मजबूत करता, उसको क्या किया, खराब करना चालू किया। तो आप देखोगे जिन फीमेल्स में ये हॉर्मोन्स गड़बड़ होंगे उनमें क्या देखने को मिलेगा, उनमें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग,
हैवी ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, है ना, और मूड स्विंग्स, ब्लोटिंग, ये सब चीजें बहुत कॉमन है। और कई कई केसेस में तो पीरियड्स डिले तक हो जाते हैं। और ये सारी प्रॉब्लम्स, मेरा विश्वास मानिए, सिर्फ फीमेल्स को थोड़ा सा हिम्मत वाला फील करा के ठीक की जा सकती है। तो अगर आप अपनी यंग एज बेटियों को सिर्फ ये समझा दो कि वो जो भी करे समझदारी से करे और पूरे दृढ़ संकल्प के साथ करे, जैसे ही वो अपनी लाइफ में बेहतर करने लगेंगी, जैसे ही उनकी लाइफ थोड़ी स्ट्रांग होने लगेगी, नेचुरली उनके हॉर्मोन्स रिस्टोर होने लगेंगे। तो फिर उनका ये जो अच्छा ईस्ट्रोजन हार्मोन है, वो उनके लिए वरदान होगा, न कि अभिशाप। तो फिर ना तो उनको इतना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस होगा, ना उनके हार्मोन्स बिगड़ेंगे, ना उनको पीसीओडी कभी होगा, ना ही उनको कभी एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आएगी, ना सर्विसाइटिस, ना कुछ ना कुछ। बहुत सारी प्रॉब्लम से वो बच जाए। अगर सिर्फ लड़कियों को 14-15 साल से लेके 22 साल तक थोड़ी सी हिम्मत, साहस दे दिया जाए। एक लड़का 14 से 22 साल की एज में अपने पिता के साथ, अपनी माँ के साथ कहीं पब्लिक में कंफर्टेबल नहीं होता। लेकिन एक लड़की के साथ अगर उसके किसी भी प्रोसेस में उसके घर वाले उसको सिर्फ सपोर्ट कर दे, लड़के जितनी फ्रीडम दे दे, तो वो लड़की लड़के से कहीं बेहतर कर पाती। सिर्फ कारण क्या है? उसके अच्छे हार्मोन्स। आपने देखा था ना वो लड़की जो उसने अभी 12th में बहुत अच्छा स्कोर किया था, जिसकी बहुत सारी मूछें थी और बहुत सारे अनइवन हेयर थे, बेचारी बहुत ट्रोल हुई थी सिर्फ इन अजीब से फीचर्स की वजह से। कभी सोचा कि वो लड़की पढ़ने में इतनी बुद्धिमान है, फिर भी उसको इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों? बहुत सिंपल सी बात थी कि उसके हॉर्मोन्स गड़बड़ हो रहे थे। उसके दिमाग को खिलने नहीं दिया जा रहा था, उसके दिमाग को क्या किया जा रहा था? सप्रेस किया जा रहा था। जिसकी वजह से उसकी बॉडी में ईस्ट्रोजन्स एंड्रोजन्स में टर्न हो रहे थे, और हाइपर एंड्रोजन की वजह से उसको बहुत सारा हेयर शूटिंग था। तो सोचिए, जो लड़की पूरा भारत टॉप कर रही है, उसके भी माता पिता उसको उतनी फ्रीडम नहीं दे रहे थे कि अपने दिमाग की, अपने मन की कर पाए। दैट्स वाई उसके हॉर्मोन्स भी बिगड़ रहे थे। तो अगर ये उसके हॉर्मोन्स बेहतर होते तो सोचिए वो कितना अच्छा कर सकती थी जीवन में। क्योंकि उसने इतना अच्छा उन बिगड़े हुए हॉर्मोन्स के साथ भी किया। तो बहुत सिंपल है कि अगर 14 साल से 22 साल की लड़कियों को थोड़ा सा बल, थोड़ा सा सामर्थ, और उनको ये एहसास, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एहसास न दिला के, क्योंकि हम लड़कियों को ना अक्सर ये कहते हैं तुम लड़की हो, तुमको कल ये करना। उनको हर चीज में रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं। जी ना, बिल्कुल जेनेटिक्स पे आ रहे हैं हम। क्योंकि ये जो सिखाने की परंपरा है ना 14 से 22 साल की लड़कियों को, ये सदियों से चली आ रही है। मेरी दादी को भी सिखाया गया था, नानी को भी सिखाया गया था, माँ को भी, मेरी बहनों को भी सिखाया गया। बहनों के टाइम तक तो मैं इतना समझदार नहीं था, मैं इसको छुड़ा पाता। लेकिन अपनी बिटिया के लिए मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मेरी बिटिया को ऐसा कुछ न सिखाया जाए। ठीक। Sorry to interrupt, sir. Sir, बोलिए। same was with me. I have lot of heredism issue. तो अगर मैं बोर्ड फोटोग्राफ्स देखूं तो I had this mustache and all that. तो मैंने भी वो फेस किया है. So I can relate to that. तो बहुत सामान्य सी बात है, बहुत सारी फीमेल्स ने फेस किया होगा। ये देखिए, जब आपके घर में ज्यादा रोक टोक या ज्यादा, देखिए आपको खाना अच्छा मिल जाए, आपको कपड़े अच्छे मिल जाए, ये जरूरी नहीं। आपको अपने घर में ना मानसिक आजादी मिले, वो ज्यादा जरूरी। आप अपने पिता से अपने मन की बात खुल के कह पाओ, ये बहुत जरूरी है। आप अपनी माँ को अपने इमोशंस शेयर कर पाओ, ये बहुत जरूरी है। आप जरूरत पड़ने पे अपने भाई को पीट पाओ,
और आपके घर वाले ये ना बोले कि तू लड़की हो कि उसको क्यों मार रही है। तो आपको यार आप मेरे को वही लगा था, इसलिए मैंने जेनेटिक्स का बोला कि मेरे फादर और मदर दोनों ही थोड़ा हेयरी साइड में थे, तो मुझे लगा शायद इस वजह से मेरा भी हुआ है। बट आई गेस आफ्टर दैट आई रियलाइज आई हैड पीसीओडी केम अप विथ मी, तो आई गेस वो हो गया। आप बिल्कुल समझ सकते हो। देखिए हम क्या है ना, हम लड़कियों को इस तरीके से समझाते हैं कि लड़कियों को जीवन ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लगने लगती है हर समय। वो लाइफ को सेलिब्रेट करने की बजाय लाइफ को क्या करती है, हर रोज जीती है। जबकि जीवन क्या है, असल में आनंद है, उत्सव है। लेकिन हमारे यहाँ फीमेल्स के लिए सेलिब्रेशन नहीं है। जब पूरी फैमिली सेलिब्रेट कर रही होती है तो वो प्लान कर रही होती है कि चीजें कैसे आसानी से बीत जाए। तो फीमेल्स की लाइफ को हम बनाते ही ऐसा है। मैं मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और मुझे इसका दुख भी है कि जब मैं और मेरी बहन, हमारे बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, मैक्स 2 ढाई 3 साल का। तो मैं बड़ा था, मेरी बहन मुझसे थोड़ी छोटी थी। लेकिन मुझे कभी नहीं याद कि मेरी बहन को मेरी जितनी फ्रीडम दी गई हो या मेरे जितना सपोर्ट किया गया हो। यहाँ तक कि उस मेरे बायोलॉजी में कम नंबर थे, उसके बायोलॉजी में बहुत अच्छे नंबर थे 12th में। मुझे कहा गया कि तुम क्या करोगे, मैं बहुत बड़ा नाटक करता रहा कि नहीं मैं मेडिकल नहीं करना, मैं बीएससी करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। फिर मतलब मेरे पापा मेरे पीछे लगे रहे। मेरी बहन की 12वीं की बायो की मार्कशीट मुझसे बहुत अच्छी थी, उसके बाद भी उसको कहा कि बेटा ऐसा करो तुम बीए कर लो, बहुत स्कोप है गवर्नमेंट में, अच्छी वैकेंसी होती है। ये शब्द थे मेरे पापा। मेरे पापा पढ़े लिखे समझदार इंसान थे। 2 2 पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रियां थी उनकी। तब मैं इतना समझदार नहीं था कि मैं अपनी बहन के लिए शायद स्टैंड ले पाता। मेरी बहन ने बीए किया। बीए करने के बाद शादी हो गई। शादी करने के बाद अब वो बीए पास है, तो एक पढ़ी लिखी महिला है जो घर संभालती है। जबकि ऐसा नहीं था, ईश्वर ने हमारे परिवार में वो सारी सुविधाएं दी थी कि हम चाहते तो अपनी बहन को अच्छा पढ़ा सकते थे, अच्छा भविष्य दे सकते थे। सर आज भी लाइफ में काफी लेडीज के साथ ऐसा ही होता है कि वो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती, पढ़ाई नहीं कर पाती, आगे रुक जाती है। मतलब सबके साथ हुआ है सब। इसी चीज को मैं अपनी छोटी बहन में नहीं होने दिया। मतलब मेरी छोटी बहुत। जो है वो मुझसे 9 साल छोटी थी। तो तब तक मैं काफी समझदार हो गया। तो जब मैं काफी समझदार था, तो जब मेरी बहन के बायोलॉजी में अच्छे नंबर आए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं पापा, देख तेरे को ग्रेजुएशन ही कराएंगे, बहुत बहुत हिम्मत करेंगे तो तेरे को बीएससी करा दे। तो तू ऐसा कर, मेरे पास आ जा। मैं उसको अपने पास बुलाया, उस आकाश इंस्टीट्यूट से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। अनफॉर्चुनेट है कि नहीं हो पाया उसका एमबीबीएस में सिलेक्शन। दूसरे कोर्स उसको करने नहीं थे, उसको बीएचएमएस या बीएमएस में इंटरेस्ट नहीं था। तो अगेन उसने फिर क्या किया, बीएससी की, एमएससी की, उसके बाद बीएड किया। अभी गवर्नमेंट जॉब की वेट कर रही है। तो हुआ मेरे पापा के का, क्योंकि पापा को लगता था कि ऐसा काम लड़कियों को करना चाहिए कि वो उनका परिवार का भी बैलेंस बना रहे और उनका थोड़ा सा स्ट्रांग वो भी रहे कि नहीं मैं वर्किंग फीमेल हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मुझे किसी से कुछ लेने देने की जरूरत नहीं। अब सोचिए, ये बहुत सारी फीमेल्स के साथ है कि अगर नौकरी छोड़नी है तो हम हमेशा फीमेल्स को क्या कहते हैं कि तुम यार नौकरी छोड़ दो, बच्चे नहीं तो खराब हो जाएंगे। कोई ये नहीं कहता कि हम दोनों मिलके या तो संभालेंगे या फिर हम बीच का कोई रास्ता निकालेंगे। हम्म? तो सिर्फ यही नहीं, ये बहुत जरूरी चीज है कि हम फीमेल्स को फीमेल्स की तरह रिस्पेक्ट। तो अगर आप टीन एज में या जो यंग एज की पहली दहलीज है, उस एज में किसी भी फीमेल को सिर्फ आत्मविश्वास दे दो और कुछ मत दो, आप उसको कम पढ़ाओ लिखाओ वो आगे बढ़ जाएगी।
सिर्फ आत्मविश्वास दे दो, उसका ईस्ट्रोजन अच्छा कर दो, लाइफ में वो कभी भी फेल नहीं होगी किसी भी रोल में। और अगर आप उसका आत्मविश्वास कमजोर कर दोगे तो हो सकता है उसको यूट्रस रिमूव कराना पड़ जाए, हो सकता है उसको कैंसर हो जाए, बहुत सारी चीजें। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो थोड़ी सी समझ से बेहतर हो सकती। उसके बाद जब वो फीमेल 22-25 साल से ऊपर जाती है तो उसके चैलेंजेस और डिफरेंट हो जाते हैं। सो लाइफ में बहुत जरूरी है कि आप फीमेल्स को हर स्टेज पे सिर्फ उनकी जरूरत को मत देखो कि उनको अच्छे कपड़े चाहिए, उनको ये चाहिए, उनको वो चाहिए। ये देखो कि उनकी हॉर्मोन्स की समझ क्या है, उनकी मानसिक समझ क्या है। अगर आप उनके मन का कर दो, उनको थोड़े कम अच्छे कपड़े दो, कम ज्वेलरीज दो। पापा जो भर 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 के बेटियों की शादी में इतना खर्च करते हैं, थोड़ा कम खर्च करें, लेकिन बेटियों को ना थोड़ा हिम्मत वाला बना दो, तो कभी उनकी बेटी के साथ किसी भी स्टेज पे बुरा नहीं होगा। आपको शायद जान के हैरानी हो, मेडिकल साइंस में एक सब्जेक्ट होता है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, ये सभी पढ़ते हैं। होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एमबीबीएस सभी पढ़ते हैं। और इसमें वो सारा जो क्राइम वाला जो है वो एक टॉपिक होता है जूरिस्प्रूडेंस का। तो उसमें जब हम रेप पढ़ रहे थे तो एक चीज पढ़ के बड़ा आश्चर्य हुआ कि कभी भी कोई सिंगल मेल किसी फीमेल का रेप कर ही नहीं सकता। इवन ग्रुप ऑफ पीपल्स, 2 to 3 पीपल्स भी मिल जाए तो कभी किसी फीमेल का रेप नहीं कर सकते। सोचिए, आपको सोच के हैरानी लग रही होगी, कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि अगर फीमेल एक्टिव है, उसके हाथ पैर चल रहे हैं, तो फोर्सफुल पेनिट्रेशन पॉसिबल ही नहीं। सिर्फ क्या हो सकता है, उसके कपड़े फाड़े जा सकते हैं, उसको मारा पीटा जा सकता है, उसको टॉर्चर किया जा सकता है, लेकिन फोर्सफुल पेनिट्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो सोचिए, हम जो रोज ये सुनते हैं ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के ब्रेन का रेप होता है, बॉडी का रेप, ब्रेन का। क्योंकि उनके ब्रेन को हमने कमजोर और डरा हुआ बना। और यही वजह होता है कि आप देखते हो ना, आज भी हम इतनी बातें करते हैं कि ऑफिस में फीमेल्स का मोलेस्टेशन नहीं होना चाहिए, फीमेल्स को अब्यूज नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। पर कुछ रुकता है क्या? सब कुछ हो रहा है एज इट। रीजन क्या है? क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम फीमेल स्टेप लेने से बचती हैं, और अगर कोई स्टेप लेना भी चाहे तो सोसाइटी उसको लेने नहीं देती है। लोग डरा देते हैं कि कल को तू क्या मुंह दिखाएगी, क्या करेगी, ये है वो है, दुनिया में। अगर एक फीमेल किसी मेल को पलट के एक झापड़ मार दे, तो मैं गारंटी कह रहा हूं कि सारी पब्लिक उसको मिलके पीटेगी। कोई नहीं पूछेगा कि इसकी गलती क्या थी। लेकिन फीमेल क्या करती है, इस डर में रहती है कि मैं एक मारूंगी मेरे को चार मार देगा। वो ये सोचती है कि मैं उससे कमजोर हूँ। वो ये नहीं सोचती कि सोसाइटी उसके लिए कितना ज्यादा सपोर्टिव है। इसी चीज का कुछ फीमेल्स गलत फायदा भी उठाते हैं। मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि किसी को झापड़ मारना अच्छी चीज है। कई बार आपने देखा होगा बस में कुछ फीमेल अचानक से किसी लड़के को झापड़ मार देती हैं, फिर चीखने चिल्लाने लगती हैं। हो सकता है बेचारे लड़के की गलती भी न रही, और हो सकता है रहे भी। तो आपको पहले तो गलती सहना नहीं है, और दूसरी चीज, अगर गलती हो तो उसको सही तरीके से हैंडल भी करना। नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब आप अलग ही तरीके से किसी एकदम निर्दोष आदमी को मारो पीटो और वुमेन एम्पावरमेंट का झंडा ऊंचा करो। जैसे आप देखते हो ना अक्सर कॉलेज वॉलेज लाइफ में, आपने देखा हो कुछ लड़कियां थोड़ी अजीब सी होती हैं, जो बिना मतलब लोगों को टॉर्चर करती रहती हैं। ये भी अच्छी चीज है। सो अगर आपके पास अच्छे हॉर्मोन्स हैं तो आप क्या होगे, समझदार, सेंसिबल होगे, और अच्छे डिसीजंस ले पाओगे। तो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा। और ये कब पॉसिबल हो पाएगा? जब
शुरुआत अच्छी होगी। और आप सबको समझाने के पीछे रीजन ही यही है कि आप में से हो सकता है कुछ लोगों के बच्चे बड़े हो गए, लेकिन कुछ लोगों के बच्चे अभी भी स्टेज में हैं जहां उनको संभाला और समझाया जा सकता है। एक माँ चाहे तो अपनी बिटिया को झांसी की रानी बना देगी, और एक माँ चाहे तो अपनी बिटिया को डरपोक बना देगी। ज्यादातर माएँ क्या बनाती हैं? डरपोक। क्यों डरपोक बनाती हैं? क्योंकि वो खुद डरपोक है। एक डरपोक माँ अपनी बिटिया को डरपोक ही बना सकती है, क्योंकि वो सर जो उस डरपोक को हम डरपोक ना कह के, मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो हम उसको संस्कार बोल देते हैं कि वो नहीं, हमारे संस्कार है, ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये भी सह लो वो भी सह लो। और हम उनको ना बचपन से शायद देखते आते हैं कि नहीं उन्होंने इतना सहा है, वो ही एक आइडियल मदर होती है, मतलब वो एक आइडियल बहू होती है, तो शायद हम उस चीज़ को अडाप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। और हम इसीलिए वो, हमें वो गलत ही नहीं लगता कि हम इतना टॉर्चर सहन कर रहे हैं तो वो गलत है। राइट, बिल्कुल राइट चीज ये जो जेनेटिकली जो हम पास ऑन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? यही तो तरीका है ना। एक फीमेल ही तो फीमेल की सच्ची दुश्मन है। दादी पोते को देख के खुश होती है, पोती को देख के नहीं, जबकि दादी खुद किसी की पोती थी कभी। एक सेकंड में। ऐसा क्यों हुआ, सोचिए। दादी को पोते के लिए इतना ज्यादा प्यार और अचानक से पोती के लिए इतना ज्यादा अजीब सा फील क्यों आ गया? क्योंकि दादी की परवरिश ही उस तरीके से हुई थी जहां उसको समझाया गया था कि पोता आएगा तो घर में ताकत आएगी, पोता आएगा तो घर में तरक्की आएगी, वंश आएगा, ये आएगा वो आएगा। पोती आएगी तो सब कुछ लूट लाट के लेके चली जाएगी, क्योंकि दादी भी लूट लाट के लेके चली आई थी। तो ये जो सोच है ना, ये एकदम से नहीं बदल सकती। लेकिन हाँ, एक बेहतर माँ अगर अपनी बच्ची को बेहतर समझ देगी तो जरूर ये सोच बदलेगी। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपनी बच्चियों को समझदारी या ट्रेडिशन मत सिखाओ या उसको फैमिली वैल्यूज मत बताओ, सब कुछ बताओ। सिर्फ ये बताओ कि इन सारे खेल में सबसे इंपॉर्टेंट तू खुद है। अगर तू बेहतर रहेगी तो तेरे आसपास के सभी बेहतर हैं। हम क्या सिखाते हैं कि जब तेरे आसपास के सब बेहतर रहेंगे तो तू भी बेहतर रहेगी। ठीक, हमारी सिखाने की जो तरीके में है बस एक कमी है कि जो फर्स्ट होना चाहिए उसको हम लास्ट में रखते हैं, और जो बाद में होना चाहिए उसको हम फर्स्ट करते हैं। तो अगर एक फीमेल अपनी लाइफ में सिर्फ इतना सा बदलाव कर ले कि मैं बेहतर तो सब बेहतर, मैं सुखी तो सब सुखी, मैं हेल्दी तो सब हेल्दी, तो आप देखिए पूरा परिवार बदल रहे हैं। और एक फीमेल सिर्फ एक घर नहीं, दो घर बेहतर करती है। तो अगर ये छोटी सी समझ उसको सही समय पे दे दी जाए तो क्या होगा? दो घर बेहतर हो जाए। एक वो घर जहां उसके अपने बच्चे, उसका अपना संसार बसेगा। और जिस घर से वो आई है, एक फीमेल कभी भी अपने जिस घर से आई है उस घर को नहीं छोड़ पाती। तो जब उसको नहीं छोड़ पाती तो क्या करेगी? उसको भी संवार और उसको भी संभाल लेगी। तो बहुत छोटी सी समझ आपको देनी है कि अगर वास्तव में वुमेन एम्पावरमेंट है, कुछ वुमेन्स डे का मतलब है, तो यही है कि आप अपने लिए काम करो तो आप सबके लिए कर पाओगे। आप सबके लिए काम करोगे तो शायद अपने लिए ना करो। और ये बहुत छोटी सी चीज है। एक फीमेल जब सुबह उठती है तो वो जो भगवान से प्रार्थना करती है ना, तो भी अपने सारे परिवार के लिए प्रार्थना करती है, शायद ही अपने लिए बोले कि भगवान मेरा घुटने का दर्द कम कर दो। ये सोच में सिर्फ अंतर है और कुछ नहीं। अगर वो ये बोले कि भगवान मेरा घुटने का दर्द कम कर दो, बाकी मेरे बच्चों को भी ठीक कर दो, मेरे हस्बैंड को भी ठीक कर दो, मेरी मदर इन लॉ की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, तो भगवान क्या नहीं करेंगे? तब भी करेंगे। लेकिन वो सबकी प्रॉब्लम भगवान को बता के अपनी बताना भूल जाती है।
ये छोटा सा अंतर लाना है वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, और देखिए सोसाइटी बदल जाएगी। एक बहुत अच्छी लाइन कहते हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, कि अब तो खैर हम सिर्फ उनके ज्ञान को ही अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन उनका जो कहना था कि हम सुधरे तो जग सुधरा, हम बदले तो जग बदले। आप ज्ञान की कितनी भी मीठी बातें कर लो, आप कितने भी समझदार हो जाओ, कितना भी आपको समझ हो जाए, अगर उस समझ को आप अपने व्यक्तिगत जीवन पे नहीं फॉलो करते तो सब बर्बाद। अभी आप यहाँ बैठ के खुश हो रहे हो कि नहीं नहीं ये तो ठीक बात बोल रहे हैं, फिर सुबह उठते ही आप बोलो नहीं भगवान जी मेरे बेटे का पैर का दर्द जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए तो ठीक है, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए तो ठीक है, तो ये अच्छा नहीं। हम्म? बेटे की नौकरी तो लग ही जाए। क्यों? क्योंकि आपने बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया समझदार बनाया। लेकिन बेटे की नौकरी में आप इंजॉय तब कर पाओगे जब आप इंजॉय करने लायक बचोगे। हम्म? बेटी की शादी में नाचने का सुख माँ को तभी मिलेगा ना जब उसके घुटने उसकी पीठ बेहतर हो। अगर उसके घुटने और उसकी पीठ कमजोर हो जाए तो बेटी की शादी में माँ क्या करेगी? सिर्फ इधर उधर चीखती चिल्लाती दौड़ती रहेगी। और यही होता है। कभी किसी ने देखा किसी की माँ अपनी बेटिया की शादी में खुशी खुशी नाच रही हो? जबकि वास्तव में माँ के लिए ही वो बड़ा दिन होता है। बिटिया का तो वो दिन आना ही आना है। यही छोटी छोटी चीजें हैं, बस इन्हीं छोटी छोटी चीजों को बदला जाए तो जीवन बेहतर हो जाएगा। और ना बदल पाए तो जीवन में बड़ी सारी बीमारी। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बड़े सालों के एक्सपीरियंस के बाद, कि फीमेल्स में ना ये पीसीओडी, या ये जो यूट्रस में फाइब्रॉइड्स होना, या फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स होना, या प्रेगनेंसी में इतने चैलेंजेस होना, सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के हॉर्मोन्स पे बेस्ड। और ये हॉर्मोन्स कहाँ से बनते हैं? आप सबने अच्छे से पढ़ा होगा कि हाइपोथैलेमस सही से काम करे तो पिट्यूटरी सही से करेगी, पिट्यूटरी सही से काम करे तो ओवरी अच्छे हॉर्मोन्स बनाएगी। अब हाइपोथैलेमस अच्छा काम कब नहीं करेगा? जब आपके पास एनर्जी कम होगी, स्ट्रेस ज्यादा होगा। तो जब आपका मेटाबॉलिज्म नेचुरल मेटाबॉलिज्म से कमजोर होगा, ताकत कम होगी, तो जब तक माँ कमाएगी नहीं, माँ के पास एनर्जी आएगी नहीं। बहुत सिंपल है कि अगर माँ पैदल चलना चालू कर दे तो माँ बेहतर होना चालू, माँ अच्छा खाना खाना चालू कर दे तो माँ बेहतर होना चालू कर दे, माँ अच्छी नींद लेना चालू कर दे तो माँ बेहतर होना चालू कर दे। और ये सारी चीजों में माँ क्या करती है? जो खाना खत्म होने वाला हो वो माँ खा लेगी, जो खाना खराब होने वाला हो माँ खा लेगी, है ना? जब सब बच्चे सो जाएंगे तो फिर माँ सोने जाएगी, जब सब जागने वाले होंगे उससे पहले माँ जाग जाएगी। हम्म? अगर माँ सबके साथ या किसी के बाद भी उठ जाए तो कोई बुराई है? हम्म? अगर कोई फीमेल अपने घर में किसी से थोड़ा सा लेट उठ जाए, मानो मेरी वाइफ मेरी माँ से देर से उठे, तो इसमें कोई आफत है क्या? क्योंकि मेरी माँ पहले सो रही है, मेरी वाइफ बाद में सो रही है। लेकिन यूजली क्या होता है कि मेरी माँ पहले सोए, मेरी माँ बाद में उठे, मेरी वाइफ पहले सोए और पहले उठे। हालांकि ये मैं अपने घर में नहीं फॉलो होने देना चाहता हूँ, और होता भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे घर में ये बहुत स्ट्रांगली फॉलो होता है। मेरी माँ पहले अगर पहले सोई तो पहले उठ जाती है। पर ये जरूरी है, अगर ये होगा तो ही सेहत होगी। जब खाना बनता है तो सिर्फ ये ना देखा जाए कि बाकी घर वालों को क्या खाना है, ये भी देखा जाए कि माँ के कौन से पैरामीटर्स गड़बड़ हो रहे हैं, उसकी क्या जरूरत है। तो जब सबके लिए सप्लीमेंट्स अरेंज करते हैं तो माँ के लिए भी करना चाहिए, बेटी के लिए भी करना चाहिए।
ईमानदारी से देखिएगा, आप घरों में बहुत कम घर होंगे जहां बेटियों के लिए सप्लीमेंटेशन होता हो। और मैं अपनी बिटिया को ग्रोविवा पिला पिला के अपनी गाड़ी कमाई खर्च कर चुका हूँ। सो ये बहुत जरूरी है कि बेटियों को, हालांकि ये ग्रोविवा अच्छा नहीं है, ये मेरी कमजोरी है, मुझे नेचुरल न्यूट्रिशन पे डालना चाहिए। कभी भी आपको सप्लीमेंट का सहारा नहीं लेना चाहिए, आपको नेचुरल न्यूट्रिशन पे जाना चाहिए। पर कई बार क्या होता है कि बच्चे नेचुरल न्यूट्रिशन कंज्यूम नहीं कर पाते, कुछ कारण है, तो आपको आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन पे जाना पड़ता है। पर अगर नेचुरल ना हो पाए तो आर्टिफिशियल लेना कंपेरेटिवली बेटर है ना लेने से। तो ये आप सबको समझना होगा कि जीवन में किसी भी चीज को ना नकारना नहीं है, बहुत हर चीज के लिए ना ये नहीं हो जाना कि नहीं यार ये चीज बुरी है। कभी दवाई के लिए सोच नहीं लानी है कि दवाई बुरी होती है। जरूरत पड़ने पे दवाई से बेहतर कुछ नहीं होता। कभी ये नहीं सोचना कि सप्लीमेंट्स बुरे हैं। अगर जरूरत है तो सप्लीमेंटेशन होना चाहिए, और कोशिश कीजिए कि जरूरत ही ना पड़े। समझ रहे हैं? तो आप अगर नेचुरल न्यूट्रिशन इतना बेहतर कर लो कि आपको सप्लीमेंटेशन की जरूरत ना पड़े, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर सप्लीमेंटेशन करना पड़े तो उससे बिल्कुल परहेज ना करें। ठीक इसी तरीके से जरूरत पे एक्सरसाइज ना करना, रेस्ट करना बहुत अच्छा है। लेकिन अगर रेस्ट की जरूरत है और रेस्ट ना हो तो इससे बुरा कुछ नहीं है। यहाँ आपकी स्क्रीन पे वर्षा जी दिख रही है। आज के 2 ढाई साल पहले मैंने उनको आराम करने को कहा था, पर वर्षा जी मुझे नहीं लगता कि आज भी उस आराम तक पहुंच पाए। सही कह रहा हूँ वर्षा जी? बिल्कुल सही है जी, नहीं कर पाती हूँ। आज भी सेम वही तकलीफ है। अब अब ये जो तकलीफ है ना, ये तकलीफ खत्म हो सकती थी जड़ से। लेकिन ऐसे अगर 2 4 10 साल बीतेंगे तो फिर ये क्या होगी, बड़ी तकलीफ बनेगी। ये यही सबसे सामान्य बात है हम हमारे जीवन में जो हम फॉलो नहीं। भाई काम करना बहुत अच्छी चीज है, एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आराम भी उतना ही जरूरी है। तो अगर आपको आराम की जरूरत है तो आराम कीजिए, आपको काम की जरूरत है तो काम कीजिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ दिन भर आराम ही करो, काम मत करो। एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी आदत है, लेकिन अति करना बहुत बुरी आदत है। इसी तरीके से सेलिब्रेट करना जीवन को बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ सेलिब्रेट ही करते रहना ये भी अच्छी आदत नहीं है। है ना? तो सेलिब्रेशन को कैसे बेहतर सेलिब्रेशन बनाया जाए, ये सोचना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। अगर ये छोटी छोटी चीजें आप फीमेल्स की लाइफ में डाल पाओ, क्योंकि आप सब ना बहुत सारी फीमेल से मिलते हो, उनको समझाते हो, सिखाते हो, तो अगर ये छोटी छोटी चीजें आप उनकी लाइफ में डाल पाओ तो शायद वो ना बदले, लेकिन उनकी आने वाली जनरेशन जरूर बदले। एक माँ ना जो चीज खुद नहीं कर पाती है, वो बड़ी शिद्दत से चाहती है कि उसकी बिटिया करे। मतलब ये एक माँ के दिल की इच्छा होती है। वो अलग बात है कि बेचारी करा नहीं पाती। तो अगर आप उसको थोड़ा सा सहयोग दोगे ना, तो हो सकता है कि ये जनरेशन नहीं, लेकिन उसके बाद वाली जनरेशन बड़ी अच्छी है। और निरंतर प्रयास और विकास ही हमारे जीवन का आधार है। हम्म? हम हर समय बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर होने चाहिए, लेकिन अभी हम क्या हो रहे हैं, बुरे और बुरे और बुरे और बुरे होते जा रहे हैं। तो ये सेहत के टर्म्स पे हम बुरे हो रहे हैं, लेकिन बाकी सारी चीजों में हम बेहतर हो रहे हैं। तो अगर हम बाकी सारी चीजों की तरह सेहत के टर्म्स में भी बेहतर हो जाए तो फिर जिंदगी मजेदार ना हो जाए? हम्म? भाई हर चीज में अगर हमारे लाइफ इजी हुई है ना, पहले कितने कितने किलोमीटर लोग पैदल चलते थे, अभी हम कितने मिनटों में कितने कितने किलोमीटर चले जाते हैं। तो हमारे पास लाइफ इजी हो गई, स्पीड आ गई हमारी लाइफ में। दूसरा, पहले क्या होता था, लोगों के पास
खाना होता था लेकिन मेहनत भी बहुत ज्यादा होती थी। अभी खाना भी है और मेहनत भी करना है। पहले, आज के 100 साल पहले का जो कुकिंग मीडियम था और आज का जो कुकिंग मीडियम है बहुत बदल गया। तो अगर आज का कुकिंग मीडियम इजी हो गया तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा अच्छा न्यूट्रिशन खाना चाहिए। हम्म? अगर कुकिंग मीडियम इजी है तो न्यूट्रिशन ज्यादा अच्छा होना चाहिए कि बुरा होना चाहिए? तो बस हमें यही छोटी छोटी चीजें बेहतर करनी है कि जीवन जितना मजेदार हो रहा है उसमें सेहत को भी थोड़ा सा प्लस करते जाइए तो जिंदगी मस्त हो जाएगी। और आप विश्वास मानो, अगर आपने ये सारी चीजें कर ली ना, तो ना कभी किसी फीमेल को मेनोपॉज में दिक्कत आएगी, ना कभी चाइल्ड बर्थ में, ना पोस्ट प्रेगनेंसी केयर उसकी डिफिकल्ट होगी, और ना ही कभी उसको फर्टिलिटी में कोई प्रॉब्लम आएगी। ये जितनी प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स बीमारियां नहीं हैं। और जब बीमारियां नहीं हैं तो इनके पीछे इतना खर्चा और इतना स्ट्रेस क्यों होता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने अपने हार्मोन्स को खराब कर दिया। और हार्मोन्स को संभालना मतलब जीवन को सेलिब्रेट करना है। तो इसके बाद अभी हम हार्मोन्स ही पढ़ने वाले हैं, है ना। नर्वस सिस्टम को हम मंडे पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हार्मोन्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए बस एक चीज जान लीजिए कि हार्मोन्स को बेहतर बनाने का जो सीक्रेट है ना, वो आनंद है। और आनंद अगर गलत रास्ते से मिले तो ये हार्मोन्स को बुरा करता है। तो ये नहीं है कि आनंद, गलत रास्ते का आनंद अच्छा है। जैसे सिगरेट पी के मजा तो बहुत आता होगा, मुझे अब नहीं याद है कि सिगरेट पीने से कैसा होता है, लेकिन मजा तो बहुत आता होगा। लेकिन ये आनंद अच्छा आनंद नहीं है। चाय पी के या कॉफी पी के एकदम से एक्साइटमेंट आ जाती है, मजा आ जाता है, एनर्जेटिक फील करते हैं, लेकिन ये अच्छा आनंद नहीं। इसी तरीके से अगर आप एक पार्टनर के साथ स्ट्रिक्ट इंटरकोर्स कर रहे हो तो क्या होता है कि आपको लाइफ एक टाइम के बाद ना बड़ी अजीब सी हो जाती है। लेकिन अगर आप मल्टीपल पार्टनर के साथ होगे तो मजा तो बहुत आएगा, लेकिन जीवन बेहतर नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप टेस्टी खाने के चक्कर में खाने पे बहुत एक्सपेरिमेंट करोगे, है ना, बहुत अलग अलग तरीके से खाना बनाओगे, तो खाना खाने में तो मजा आएगा लेकिन वास्तविक मजा नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी चीज को जितना सिंपल तरीके से मजा आए उतना नहीं। जितना कॉम्प्लिकेट तरीके से मजा आएगा उतना नहीं। तो किसी भी तरीके से लाइफ को सेलिब्रेट करना हो तो ये सोच लेना कि उससे वास्तविक मजा मिलेगा, वास्तविक सुख मिलेगा, या वास्तविक सुख नहीं, क्षणिक सुख मिलेगा, या कुछ टाइम का सुख मिलेगा। कुछ टाइम का सुख अच्छा सुख नहीं है, अच्छा हार्मोन नहीं है। लंबे समय का सुख अच्छा है। मतलब अगर आपको एडिक्टिव डोपामाइन मिल रहा है तो ये हो सकता है उस समय आप खूब चीख चिल्ला लो, मजे कर लो, लेकिन बाद में रोना ही है। और अगर सेरोटोनिन आ रहा है तो हो सकता है कि खूब मजे में भी आप कंफर्टेबल मुस्कुराते हुए खड़े रहो, लेकिन आगे भी ऐसे ही कंफर्टेबल मुस्कुराते हुए खड़ी रहो। तो अति मजे की भी नहीं, अति सजे की भी नहीं। ठीक है। ये बहुत सिंपल सी सीख है। सच में अगर एक फीमेल्स की लाइफ को अच्छा करना चाहते हो तो बस यही चीज सीख लीजिए कि लाइफ को बैलेंस कैसे करना है। योग कैसे आपके जीवन को बैलेंस्ड करेगा। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा आपको फिजिकल स्ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। जो लोग बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेन करने को बहुत अच्छा मानते हो तो माफ कीजिए, बहुत अच्छा नहीं है फिजिकल स्ट्रेन करना। क्योंकि जितना फिजिकल स्ट्रेन होगा उतनी एनर्जी की डिमांड भी बढ़ेगी। तो अगर आप एवरेज एक्टिविटी करते हो, है ना, आप एवरेज एक्टिविटी करते हो, एवरेज न्यूट्रिशन लेते हो, एवरेज रेस्ट लेते हो, और एवरेज खुशी है आपके पास, तो आप एवरेज भले बाहर से लग रहे हो लेकिन अंदर से बहुत अच्छे हो। अगर आपके पास खुशी बहुत है तो आप बाहर से भले हो सकता है बहुत खुश लगो,
अंदर से खुश नहीं होंगे। ठीक। तो हर चीज को बैलेंस में रखना सीखिए। यही है सिंपल सा सीक्रेट वुमेन्स हेल्थ को अच्छा रखना। और अगर कोई इस पूरे प्रोग्राम को बहुत मजेदार तरीके से समझना चाहता है तो हमारा कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है। वहाँ हम मेनार्की टू मेनोपॉज हर एक स्टेज को समझते हैं कि कैसे कौन सी चीज डिफिकल्ट कर देती है और कैसे कौन सी चीज सेलिब्रेशन में बदल देती है। अभी तक तो हम इसमें आयुर्वेदा और बाकी चीजें नहीं ऐड करते थे, पर इस बार से हमने इसमें आयुर्वेदा का भी ऐड मतलब स्टार्ट कर दिया। साथ साथ हम इसमें और दूसरी अल्टरनेट थेरेपीज और न्यूट्रिशन को भी ऐड कर चुके हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आपके साथ भी जो बीमारियां पढ़ें तो हम हर बीमारी के साथ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन और आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन आयुर्वेदिक सप्लीमेंटेशन पे भी बात करें। ठीक है। चलिए, तो आपके समय और सहयोग के लिए धन्यवाद। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कुछ बताना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। सर मैं एक पूछ रही थी, जैसे कि मैंने अभी मेडिकल का किया है वो, तो इसके जो वुमेन वेलनेस का अगर हम करते हैं तो सर साथ में लेके तो नहीं चल सकते, वो तो बाद में ही होगा ना सर? नहीं नहीं क्योंकि मैंने लाइफ के जैसे मेरे पास लेडीज आती हैं काफी सारी, सबको ही प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। तो मैं रियलाइज किया कि मुझे वुमेन वेलनेस का कोर्स भी साथ में करना चाहिए, तो दोनों को साथ में लेना। अब ये देखिए हिमा जी, मैं ईमानदारी से कहूँ ना तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आपका अपना टाइम है। आप कितने फ्री हो, कितना टाइम दे पाओगे, सब कुछ उस पर बेस्ड होता है। ज्यादा कुछ नहीं है। रोज का अगर आप 1 घंटा दे सकते हो तो बहुत है। मैं तो कह रहा हूँ हफ्ते के अगर आप 4-5 घंटे भी दे सकते हो तो बहुत है। लेकिन आपको पता होगा कि आपके पास हफ्ते के 4-5 घंटे देने के लिए है या नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। टाइमिंग की है। तो जब भी अगर आप कोई भी कोर्स एक साथ करना चाहते हो ना तो ये जरूर सोचिएगा कि आपको अलग से टाइम और थोड़ा सा प्रयास करना है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा प्रयास करने की ताकत है तो फिर बहुत अच्छा है। सर मेडिकल को कंप्लीट करने के बाद ही करूंगी जरूर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत नीड है। कोई बात सर एक क्वेश्चन था। नहीं। बिल्कुल। जी सर आजकल गर्ल्स को पीरियड्स का जल्दी आ जाते हैं, जैसे 10-11 साल में आ जाते हैं, तो वो क्या सही है या गलत है? मीन्स उनकी ग्रोथ पे भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल, शायद क्लास में हमने डिस्कस किया था किसी भी फीमेल को पीरियड्स आना मतलब उसके दिमाग का बुद्धिमान होना बताता है। जब आपका दिमाग इतना बुद्धिमान हो जाए कि आप रिप्रोडक्टिव फंक्शन को संभालने लायक हो जाओ तो आपका पीरियड स्टार्ट होता है। राइट। तो जी सर। आजकल की बच्चियां जो है ना वो थोड़ी ज्यादा जल्दी बुद्धिमान हो जा रही हैं क्योंकि उनको इंटरनेट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर मम्मी पापा बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। फिर ये आप जो टीवी देख रहे हो या सी बहुत सिंपल सी बात है, पीरियड्स आना मतलब ऑपोजिट जेंडर की समझ हो। ऑपोजिट जेंडर की समझ हो जाना मतलब पीरियड्स आना। तो जब तक किसी बच्ची को देखोगे कि उसको ऑपोजिट जेंडर के लिए किसी भी तरीके का स्पेशल फील नहीं है तब तक उसको पीरियड्स नहीं आएंगे, चाहे वो 10 साल की हो 12 साल की हो। लेकिन जब उसको ऑपोजिट जेंडर के लिए स्पेशल फील आने लगेगा तो नेचुरली उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन बूस्ट होने लगेगा तो उसकी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। सर तो उससे फिर हाइट पे भी फर्क पड़ता है ना, हाइट जैसे गर्ल्स की? हर चीज पे फर्क पड़ता है। आप देखो ना धीरे धीरे लड़कियां छोटी होती जा रही हैं। सिर्फ जी सर। छोटी ही नहीं होती जा रही और भी कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कोई भी जी सर। चीज अगर आपको जब पात्र नहीं हो और दे दी जाए तो आप क्या करोगे, उसको ढंग से संभालोगे नहीं। पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत अच्छी थी, अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत खराब है। मेल्स और फीमेल्स दोनों की। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेल्स बहुत आगे हैं। आप किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी कस्बे में रहते हो, दीवारों के ऊपर इतने सारे विज्ञापन सबने देखे होंगे और एक भी विज्ञापन जरूरत का नहीं है, सब फालतू और फर्जी है। शनिवार को मिले हकीम इकबाल, शेख अली, ये वो दुनिया भर के जो विज्ञापन आते हैं ना, नामर्द रोगी मिले या शुक्राणुओं की कमी, बचपन की गलतियां, सब वही आता है। ऐसी कोई चीज एक्चुअली होती ही नहीं। तो मेल्स का भी यही हाल है और फीमेल्स में आप देख ही रहे हो कितनी प्रॉब्लम है।
जी सर। सर ज्यादातर फीमेल्स में माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, जैसे मेरी क्लास में 2-3 लेडीज को माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। सर मैं मुझे भी भी जाके, बहुत है सर, वो मेरा भी बहुत चलता है सर, मुझे भी है ना। एक सप्ताह में कम से कम 3 या 4 दिन तक लगातार चलता रहता है कई बार। तो मुझे नेक्स्टोम 500 लेना पड़ता है। तो वो सही है या नहीं है तुम्हारे पता पड़ोस नहीं में सर। रहती है ना? हाँ जी सर, हाँ जी। तो आप ऐसा कीजिए, कल कल चाहे तो आप चली आइए हमारे यहाँ। हम आपको थोड़ी सी मेहनत करा देते हैं। ठीक है हम सर। आपकी माइग्रेन को दूर बना देंगे, क्योंकि अभी ऐसे ना स्क्रीन पे मैं आप पहली बार ही आपको देखा हूँ, शायद पहली बार आपने कैमरा ऑन किया है शायद। नहीं सर, किया था बीच में, लेकिन सर बात आज ही हुई है जी, सामने। वही हाँ कह जी। रहा हूँ कि आप अगर फ्री हैं, मैं आपके पड़ोस में ही हूँ, चलिए हाँ जी। तो हम एक बार मिलते हैं और फिर आपके माइग्रेन को फिक्स कर देंगे। वैसे मैं यहाँ भी माइग्रेन बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। माइग्रेन जी कोई बीमारी नहीं है। कोई जी भी सर। फीमेल चाहे तो माइग्रेन को इजीली रिवर्स कर सकती है। माइग्रेन आपके हॉर्मोन्स की कंडीशन है बस। जब आपके हार्मोन सही तरीके से आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं करता है, तो आपको माइग्रेन होता है। माइग्रेन बेसिकली वो जिद्दी बच्चे जैसा हाल है। जैसे आप देखते हो ना, जब आपका बच्चा किसी चीज के लिए रोता है, जिद करता है, कभी आप उसको लेके गए हो मॉल में और वो टॉय शॉप के सामने या खूब हेमलेस के सामने, वो देखते हैं ना जैसे जिद्दी बच्चे उधर कूच करते रहते हैं, और पापा कहते हैं नहीं नहीं बेटा नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये टूट जाएगा, हम ऑनलाइन मंगा लेंगे, बेहतर है, ये है वो है। तो ठीक वैसे ही माइग्रेन भी। जी माइग्रेन सर। के साथ वो जल जबरदस्ती होती है जब आपके हार्मोन सही से प्रोसेस नहीं हो रहे। तो अगर आप अपने हार्मोन्स को सही से प्रोसेस करना सीख जाओगे तो आपका माइग्रेन खत्म। तो ठीक है सर सर, उसके लिए मैं क्या, आके मिलती हूँ, हाँ सर। आके सर सर उसके मिलती लिए मेरा क्या? कोई हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी मैडम। फीमेल में ज्यादा ओवर थिंक करनी अच्छी होती है बुरी होती है? किसी में भी ठीक नहीं होती भाई, ना मेल में ना फीमेल में। अच्छा, उसको स्टॉप करने के लिए? आ, सोचता कौन है? एक्चुअली मैं ये सोचती हूँ मैं थोड़ा ओवर थिंक करूँ। फिर आप सवाल नहीं समझे। सोचता वो है जो करता कम है। ठीक। हम सबने बचपन में कहानी सुनी हुई ना, शेख चिल्ली की हसीन सपने। हाँ? नहीं। मुर्ग अंडे खरीदता है, उससे मुर्गी होती है, मुर्गी से फिर और मुर्गी होती है, और अंडे होते हैं। फिर उसके बाद पैसे बढ़ जाते हैं तो बकरी खरीद के लाता है। बकरी से और बकरी के बच्चे होते हैं, बहुत सारी बकरियां हो जाती है, फिर वो गाय खरीद के लाता है। गाय के बाद फिर वो गाय का व्यापारी हो गया होता है, उसके पास खूब सारा दूध दही होता है। और अंत में पता लगा मटका गिरता है, मटका फूटता है, और वो वहीं का वहीं होता है। समझ रही है? तो जी जो भी सर। करेगा कम, वो सोचेगा ज्यादा। और जो करेगा ज्यादा, उसके सोचने के लिए समय ही नहीं बचेगा। तो फिर इस चीज को कैसे अपन कंट्रोल करते हैं सर? बहुत सिंपल है, अगर इसके मैनेजमेंट की समझो तो। आपकी बॉडी जब कम करती है तो दिमाग ज्यादा सोचता है। जब आपकी बॉडी ज्यादा करेगी तो दिमाग को क्या करना पड़ेगा? बॉडी को रिपेयर करने के लिए, बॉडी को संभालने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो बाकी के फालतू कामों में दिमाग उतना ज्यादा ध्यान नहीं लगा। तो जब आपका शरीर अच्छे तरीके से व्यस्त रहेगा तो मस्त रहेगा। और अगर अच्छे तरीके से व्यस्त नहीं रहेगा तो मस्त भी नहीं रहेगा। ठीक है, वैसे इसको हम नहीं। ठीक करेंगे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बहुत सिंपल से टूल्स है कि कौन कौन सी चीज कैसे फिक्स की जाए कि आपका ज्यादा सोचने का तरीका कम सोचने के तरीके में बदले। बहुत मुश्किल नहीं है। तो क्या मैं थोड़ा ज्यादा सोचती, थोड़ा करियर करियर को लेकर तो कुछ समझ में आता ही नहीं, क्या बनाना करे क्या नहीं। बनाना पड़ता है, सोचने से तो नहीं बनता। मुझे कुछ समझ में आता ही नहीं। मास्टर हो गया, अब नेट की तैयारी करूँ या क्या? अब आगे क्या, कौन टीटीसी वाला कोर्स करूँ? तो बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे, पापा से डिस्कस करती हूँ, बट कोई ऐसा गाइडेंस वाला टीचर में तो अच्छा में। बहुत अच्छी सी चीज जान लीजिए, क्या करना है ये सोचने से बेहतर है कि क्या कर रही है ये सोचें। ठीक। अभी आप मेरे साथ मेडिकल योगा पढ़ रही हैं।
जी आप सर। ये सोचने की बजाय कि मुझे मास्टर्स हो गया, अभी मेरे को क्या नेट करना है, ये करना है, इससे बेहतर ये सोचो कि मुझे पहले मेडिकल योगा ढंग से सीखना है। जब आप मेडिकल योगा ढंग से सीख जाओगे, लोगों को ठीक करने लगोगे, तो फिर जो मर्जी वो कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास पैसे आने लगेंगे, आपके पास काम आने लगेगा, लोग आने लगेंगे, आपको पहचान मिलने लगेगी। नहीं सर, मेरे को काम में मिल जाता। मैं योगा ट्रेनर हूँ वैसे तो। बट बट मुझे ऐसे संतुष्ट नहीं मिलती, मुझे ऐसा लगता है और आगे बढ़ना मुझे इस फील्ड में, ऐसा रहता है। नानी, एक बात बताइए, जब आप जिस दिन पैदा हुई थी, क्या उस दिन 12वीं में पढ़ने चली गई थी? नहीं, नहीं उस गई? टाइम समझती नहीं थी। तो ठीक वही सोच लीजिए कि अभी हो सकता है कि आप अपने फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ रही हो, अभी 12वीं तक पहुंचने के लिए 5-6 साल लगेंगे। ठीक। तो किसी भी चीज के लिए ये मत सोचो कि ये छोटा या बड़ा है। हर चीज का एक प्रोसेस होता है। अगर जब तक उस प्रोसेस पे नहीं जाओगे, तब तक आपको आगे का रास्ता नहीं दिखेगा। ठीक है। तो ये सभी बच्चों से, जो यंग बच्चे हैं ना, जो अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, मैं सबको एक ही चीज कहूंगा, क्योंकि इस क्लास में तो मुझे लगता है कि सब मेरे से, या तो मेरे साथ के हैं या मुझसे बड़े हैं, एक आध लोग ही मेरे से छोटे हैं। तो जो लोग मुझसे नहीं छोटे हैं, एक्चुअली मुझे उनके मुझे लिए ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है सबसे इस क्लास सबसे छोटी मैं ही मैं ही लगती हूँ। शायद सही बात है कि सबसे छोटी आप ही है। हाँ, क्योंकि मुझे से अपनी एज की लगती ही नहीं कोई, सब बड़े बड़े एज के लगते हैं। ये सोचिए कितने सम्मान की बात है कि जो चीज हम इतनी उम्र के बाद हम पा रहे हैं, वो आप कितनी जल्दी पा रही हैं। ये तो ये तो सौभाग्य है मेरा सर। तो इसीलिए अपने जीवन को हमेशा पॉजिटिव रखिए, इतनी छोटी चीजों में मत परेशान होइए। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर फॉर एडवाइस। आइए आज की बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबके समय और सहयोग के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।